वह दुल्हन बनी लाल और गोल्डन लहंगे में क़यामत ढा रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था क्योंकि कुछ ही देर में बारात आने वाली थी। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज वह अपने ही दोस्त की दुल्हन बनने जा रही है। आयशा और फराज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। 4 सालों से दोनों एक ही क्लास में थे और अच्छे दोस्त थे। कुछ ही दिन पहले फराज ने अचानक आयशा को प्रपोज कर दिया था। ये सुनकर आयशा हैरान रह गई थी क्योंकि उसने कभी फराज के बारे में उस नज़र से नहीं सोचा था। लेकिन फराज एक अच्छा लड़का था, समझदार था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। आयशा के साथ उसकी हमेशा एक सच्ची और साफ दोस्ती रही थी। आयशा को कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि फराज दिल ही दिल में उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। उस दिन जब फराज ने अपने दिल की बात कही तो आयशा ने घर आकर अपने बाबा से सब कुछ बताया। खुशकिस्मती से उसके बाबा ने भी फराज के परिवार को रिश्ता लेकर आने की इजाज़त दे दी। फिर जैसे सब कुछ बहुत जल्दी होने लगा। जैसे ही आरफ कुरैशी को रिश्ता पसंद आया, तुरंत मंगनी कर दी गई और निकाह की तारीख भी तय हो गई। और आज वही दिन था, आयशा के निकाह का दिन। वो हर आम लड़की की तरह अपने सपनों की निकाह को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बारात तो आ चुकी थी, मगर बारात के आने के बाद कुरैशी हाउस के हॉल में अचानक एक अजीब सा तमाशा खड़ा हो गया था। शोर सुनकर आयशा घबराई हुई सी अपने लहंगे को हल्का सा उठाते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे भागी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, महक भागती हुई आई और आयशा के सीने से लिपट गई। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। पास ही सहर और दानिश भी चुपचाप खड़े थे और माहौल की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। आयशा की मां की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। मां के जाने के बाद आयशा ने ही अपनी दोनों छोटी बहनों को मां बनकर संभाला था। 24 साल की आयशा बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उससे छोटे 22 साल की सेहर थी, जिसकी कुछ महीने पहले ही दानिश के साथ निकाह हुई थी। दानिश बचपन से ही सहर से मोहब्बत करता था। जब सहर सिर्फ 9 साल की छोटी सी स्कूल स्टूडेंट थी और दानिश उसी स्कूल में मैट्रिक का छात्र था, तभी उनकी पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती सालों में गहरी मोहब्बत में बदल गई। दानिश ने हमेशा सहर से सच्चा प्यार किया और उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसने निकाह कर लिया। आज सहर अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। दानिश एक बहुत ही अमीर और बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वह अपने पिता का इकलौता बेटा था और उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन शहर की बचपन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता का बिजनेस संभालने की बजाय पुलिस की नौकरी चुनी और आज वह एक पुलिस ऑफिसर था। उधर हॉल में खड़े सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है। महक आयशा की बाहों में निढाल सी खड़ी थी और रोई जा रही थी। आयशा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि खुद भी अंदर से परेशान हो रही थी। आयशा ने धीरे से महक के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है महक। वह अपनी बहन को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रही थी। तभी फराज की मां शीफा बेगम ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, हाय अल्लाह, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अगर छोटी बहन का ये हाल है तो बड़ी बहन कैसी होगी। इसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपनी ही बहन की निकाह के दिन अपने आशिक को घर बुलाकर उससे छुपकर मिल रही है। उनके शब्दों में इतनी नफरत और तिरस्कार था कि महक का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। असल में वह लड़का समीर था, जो महक का क्लास फेलो था। महक ने उसे भी बाकी दोस्तों की तरह निगाह में बुलाया था। वह बस किचन के पास खड़े होकर उससे बातें कर रही थी कि अचानक महर का पैर फिसल गया। गिरने से बचाने के लिए समीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बैलेंस बिगड़ने की वजह से महक सीधा उसके सीने से टकरा गई। लेकिन उसी पल ये मंजर फराज की फैमिली ने देख लिया और बिना पूरी बात जाने उन्होंने महक पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। महक रोते हुए बार बार सिर हिलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। आयशा के अंदर अचानक गुस्से की आग भड़क उठी। वह अपनी बहन के खिलाफ एक भी गलत बात सुनने को तैयार नहीं थी। आयशा ने सख्त आवाज में कहा, बस आंटी, बहुत हो गया। आप कब से मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और मैं सिर्फ आपके बड़े होने का लिहाज कर रही थी। लेकिन अब बस,
अगर आपने मेरी बहन के किरदार पर और कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं आपके बड़े होने का भी लिहाज नहीं करूंगी। आयशा की आवाज इतनी मजबूत और गुस्से से भरी हुई थी कि वहां मौजूद हर शख्स हैरानी से उसे देखने लगा। कुछ ही मिनट पहले तक जो लड़की अपनी निगाह की खुशियों में डूबी हुई थी, वही अब दुल्हन के जोड़े में खड़ी आंखों में आग लिए सबको घूर रही थी। उसी वक्त फराज की ममेरी बहन हुमेरा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभर आई। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे फूफी ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? अगर छोटी बहन का ये हाल है तो बड़ी बहन कैसी होगी? अच्छा हुआ फूफी, आपको निगाह से पहले ही सब पता चल गया कि आपकी होने वाली बहू और उसकी बहनें कैसी है। अगर निगाह के बाद इस लड़की का असली चेहरा सामने आता तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। हुमेरा की बातों ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। आरिफ कुरैशी का सिर शर्म से झुकता चला जा रहा था। जब शिफा बेगम ने उन्हें देखकर कहा, आप तो बड़े गर्व से कहते थे कि आपकी बेटियां दूध की धुली हैं, अब बताइए यही है आपकी बेटियों का असली किरदार? एक अपनी बहन की निगाह में अपने आशिक के साथ छिपकर अयाशी कर रही है और दूसरी की जुबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है। मैं इसकी होने वाली सास हूं और इसे इतना भी लिहाज नहीं कि मुझे इस तरह जवाब दे रही है। ये सुनकर आरिफ कुरैशी की आंखों में बेबस आंसू झलक आए। तभी महक जल्दी से आयशा की बाहों से निकलकर अपने बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कसम खाकर कहती हूँ बाबा, समीर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। जैसे मैंने बाकी दोस्तों को बुलाया था वैसे उसे भी बुलाया था। वो सिर्फ मुझे गिरने से बचा रहा था। खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ। क्या आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं है? मैं कभी भी आपके नाम और आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही सच्चाई को वहां खड़े उस बाप ने दिल से महसूस किया। आरिफ कुरैशी ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए जो वह उनके सामने जोड़ चुकी थी, और उनकी आंखों में दर्द, मोहब्बत और भरोसा साफ झलक रहा था। आरिफ कुरैशी ने गहरी और भरोसे भरी आवाज में कहा, बस बेटा, खबरदार जो आगे से मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़े। मैं जानता हूँ तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा किरदार कितना पाक है। मुझे इसकी सफाई किसी गैर से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही उन्होंने महक को अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसकी इज्जत और मान को और ऊंचा कर दिया हो। महक एक बार फिर हिचकियों के साथ फूट फूट कर रो पड़ी। उसी वक्त फराज ने एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन आयशा पर डाली और फिर दूसरी नज़र समीर पर टिकाई। उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसने कड़ी आवाज में पूछा, तुम बताओ, तुम किचन में क्या कर रहे थे? महक उम्मीद भरी नजरों से समीर की तरफ देख रही थी। उसे लगा था कि अब वह सच बताएगा और सब साफ हो जाएगा, लेकिन समीर का जवाब सुनकर वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। समीर ने बेहाई से खुलेआम झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मुझे महक ने ही बुलाया था। हम दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। मैं इससे निगाह करना चाहता था मगर ये हर बार बात टाल देती थी, इसलिए आज मैं इसके पीछे किचन में आया था ताकि इससे आखिरी बार बात कर सकूं। ये सुनते ही महक का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वह तड़प कर बोली, झूठ, सब झूठ है। खुदा की कसम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बाबा, समीर, तुम तो मेरे दोस्त थे ना, हमारे बीच कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो दर्द और गुस्से में चीख पड़ी और उसकी तरफ झपटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाबा ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे कर लिया और कसकर अपने पास थाम लिया। इस बार आरिफ कुरैशी का गुस्सा फट पड़ा। वह गरजती आवाज में बोले, तुम जो भी हो, अगर जिंदा और सही सलामत रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उनकी आवाज इतनी सख्त और गुस्से से भरी हुई थी कि उनकी तीनों बेटियों ने साफ महसूस किया कि उनके बाबा कितने आहत हैं। समीर ने जाते जाते सब पर एक घटिया सी मुस्कान फेंकी और वहां से निकल गया, लेकिन दानिश की निगाहें देर तक उसका पीछा करती रही, जैसे वह उस आदमी के झूठ और उसकी हरकत को यूं ही जानने देने वाला नहीं था। तभी शिफा बेगम ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया फराज,
अब यहाँ कोई निगाह नहीं होगा। मैं इस बदतमीज और बदकिरदार लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। फराज को उम्मीद थी कि अब आयशा झुक जाएगी और माफी मांग लेगी, मगर आयशा की आंखों में कुछ गहराई से टूट चुका था। उसने अविश्वास से फराज की तरफ देखा और कहा, एक तो आप मेरी बहन की बेइज्जती कर रही हैं, उसके किरदार पर इल्जाम लगा रही हैं और फिर कह रही हैं कि मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूं। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त और तेज हो गई थी। ये सुनकर शिफा बेगम के साथ साथ फराज के माथे पर भी गुस्से की लकीरें उभर आई। फराज ने गुस्से से कहा, आयशा, अब तुम मेरी मम्मा की इंसल्ट कर रही हो। यह सुनकर आयशा के दिल में जैसे आग लग गई। उसने तीखे लहजे में जवाब दिया, मैं बदतमीजी कर रही हूँ और तुम्हारी मम्मा जो मेरी बहन और मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आयशा का गुस्सा किसी भी हालत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ महक को लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फराज आयशा को बहुत पहले से जानता था। वह जानता था कि आयशा अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने वाली लड़की है, मगर उसे लगा था कि इस घटना के बाद आयशा झुक जाएगी और उससे माफी मांग लेगी। शायद वह सोच रहा था कि निगाह से पहले ही उसका गरूर टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। आयशा उसके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। अब फराज का सब्र भी टूटने लगा था। मोहब्बत अपनी जगह थी, मगर आखिर वह भी एक मर्द था। हर मर्द के लिए उसकी आन सबसे पहले होती है। उसने सख्त लहजे में कहा, जब तक तुम मेरी मम्मा से माफी नहीं मांगोगी, हमारा निकाह नहीं होगा। यह सुनकर आयशा की आंखों में कुछ और टूट गया। उसने एक नज़र रोती हुई महक पर डाली, जो अब भी कांप रही थी। फिर उसने अपने बाबा की तरफ देखा और फिर खुद को देखा। वो लाल जोड़ा पहने दुल्हन बनी उस शख्स के सामने खड़ी थी, जिसने निगाह से ठीक पहले ही उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। आज वह इस शर्त पर निगाह करने को तैयार था कि पहले वह उसकी माँ से माफ़ी मांगे। आयशा ने बिना डरे और बिना घबराए पूछा, और अगर मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी ना मांगूं तो क्या करोगे? अब फराज के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम्हारी बहन ने जो किया है मैं सब भूल जाऊंगा आयशा, बस तुम मेरी मम्मा से माफ़ी मांग लो। लेकिन ये सुनते ही आयशा की आंखों की लालिमा और बढ़ गई। उसने सख्त और साफ शब्दों में कहा, तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे फराज? मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। अपनी बहन की खातिर मैं ऐसी 100 शादियां भी तोड़ सकती हूँ, और जहां तक इस निगाह की बात है, अब मुझे ये निगाह करना ही नहीं है। और तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी माँ ने हमारे किरदार पर कीचड़ उछाला है, इसलिए माफ़ी उन्हें मेरी बहन से मांगनी चाहिए। आयशा के ये शब्द सुनकर महक की सांस जैसे रुक गई। वह घबराकर जल्दी से आयशा के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रोते हुए बोली, खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिए। लेकिन आयशा ने धीरे से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। शिफा बेगम के जिस्म में जैसे चिंगारियां भड़क उठी। ये वही लड़की थी जिसे वह अपनी बहू बनाना चाहती थी, और आज वही लड़की उन्हें एक के बाद एक जवाब देकर जैसे मात दे रही थी। अब बात सीधी उनकी आन और घमंड पर आ चुकी थी। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने तिरस्कार से आयशा की तरफ देखा और बोली, अच्छा, इतना ही गरूर है तुम में, तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम दोनों बहनों को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि छोटी बहन ने बड़ी को देखकर ही सब सीखा होगा। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद उसकी परवरिश ही ऐसी रही होगी, लेकिन अब समझ आ गया कि तुम दोनों ही एक जैसी बदकिरदार हो। उनके लहजे में इतनी नफरत और जहर भरा हुआ था कि कमरे का माहौल जैसे भारी हो गया। ये शब्द सुनकर महक के कानों में जैसे जहर उतर गया और उसका दिल तड़प उठा। लेकिन आयशा के होठों पर एक अजीब सी जख्मी मुस्कान उभर आई। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से उसका दिल जैसे दो धारी तलवार से कट रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए धीमे लहजे में कहा, आप जो चाहे समझ सकती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर फराज का गुस्से से बुरा हाल था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वह तिल मिलाकर बोला, अच्छा, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी इस बदकिरदार बहन को ब्याह कर ले जाता है।
मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करता हूँ। इतना कहकर वह गुस्से से कांपता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिफा बेगम भी तेज कदमों से बाहर चली गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी आरिफ कुरैशी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटियों की इज्जत के आगे 100 रिश्ते भी कुर्बान। उनकी आवाज में मजबूती और विश्वास साफ झलक रहा था। हुमेरा मुस्कुराते हुए महक को देख रही थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार और चालाकी की अजीब सी चमक थी। वह ताना मारते हुए बोली, छी छी आयशा, तुम तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। इतना अच्छा इंसान मिला था तुम्हें, मगर अपनी इस सो कॉल्ड बदकिरदार बहन के खातिर तुमने इतना अच्छा रिश्ता भी गवा दिया। अब तक आयशा समझ चुकी थी कि यह पूरा खेल हुमेरा ने ही रचा था। हुमेरा खुद फराज से निगाह करना चाहती थी और इसीलिए उसने आयशा की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया था। वह अच्छी तरह जानती थी कि आयशा अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकती है। सहर से वह कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वह पहले से निगाहशुदा थी, इसलिए उसका आखिरी निशाना महक थी। आयशा 2 कदम आगे बढ़ी और हुमेरा की आंखों में आंखें डालकर खतरनाक लहजे में बोली, पहली बात, मेरी बहन बदकिरदार नहीं है। आइंदा मेरी बहन के लिए ये शब्द इस्तेमाल मत करना, वरना तुम्हारी जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। और दूसरी बात, कहते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो मैं तुम्हारे जैसी बाकी 6 लोगों पर भी लानत भेजती हूँ। हुमेरा की मुस्कान एक पलट में सिमट गई, मगर उसने भी जहर भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस लड़की के खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जानती भी हो दहलीज पर आई हुई बारात का वापस जाना क्या होता है। अब सारी उम्र कवारी बैठी रह जाओगी। कोई तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लाएगा, कोई तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर घर नहीं ले जाएगा। और सिर्फ तुम ही नहीं, अब इस लड़की को भी कोई बयाने नहीं आएगा। मेहमानों से भरे उस घर में ये तमाशा सबके सामने हो रहा था। तभी आयशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में चीखकर कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी बहन के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। आयशा का ये जुनूनी और आग उगलता रूप देखकर महक डर से कांप उठी, मगर हुमेरा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने तिरस्कार से कहा, ठीक कहते हैं लोग, रस्सी जल जाती है मगर बल नहीं जाते, और तुम दोनों बहनों का भी वही हाल है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हें और तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाता है। इतना कहकर वह भी गुस्से से वहां से चली गई। आयशा बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। महक को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ है। वह फूट फूट कर रोने लगी। सहर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर महक का दिल शांत ही नहीं हो रहा था। उधर दानिश के दिमाग में बार बार समीर का नाम घूम रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर वह झूठ बोलकर क्यों चला गया। दानिश को यकीन था कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर कोई सच्चाई छुपी है। अपनी बीवी सहर पर तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, और आयशा और महक के बारे में भी वह पूरी तरह यकीन से कह सकता था कि वे गलत नहीं हो सकती। उसे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है और वह सच्चाई पता करके रहेगा। इस घटना को 2 महीने गुजर चुके थे। एक दिन दानिश ने अपने एक साथी इंस्पेक्टर जैद को फोन किया, उसे एक लोकेशन बताई और वह तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच गया। दानिश से उसे पता चला कि आयशा के साथ क्या हुआ था। उसके दिल में आयशा के लिए गहरी हमदर्दी पैदा हो गई थी। जैद अपनी गाड़ी से उतरकर तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसे देखते ही आयशा का दिल जैसे भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शहर के घर पर उसकी जैद से 1-2 मुलाकातें पहले हो चुकी थी। जैद उसके पास पहुंचकर सख्त आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है। कांस्टेबल उसे पहचान गए थे, इसलिए सबने तुरंत सैल्यूट किया। तभी आयशा भी अपनी गाड़ी से उतर आई। वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बिना कुछ कहे सीधे जैद की तरफ दौड़ी और उसके पास पहुंचकर उसका बाजू पकड़ लिया, जैसे उसके पीछे छिप जाना चाहती हो। जैद ने पहली बार आयशा को इस हालत में देखा था। वह हमेशा मजबूत और बेखौफ दिखाई देती थी, मगर आज डर ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर आयशा को देखा और पूछा, आयशा, आर यू ओके?
आयशा रोते हुए सिर हिलाकर ना कहने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी यह हालत देखकर जैद के दिल में एक गहरी टिस उठी। उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और नरमी से कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वह उसका हाथ दबाकर उसे हौसला देने लगा। फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और वह पुलिस वालों की तरफ मुड़कर दहाड़ा, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस पर ऐसा इल्जाम लगाने की? लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर ये इल्जाम नहीं है, इनकी गाड़ी से किसी को टक्कर लगी है, आप खुद देखिए। गाड़ी पर निशान है और खून के छींटे भी। अभी कुछ देर पहले इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी मौके पर ही मर गया और जो मुस्लिम था वो भाग गया। आयशा ने धीरे धीरे अपना सर नाम में हिलाया। उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रही हैं। मेरी गाड़ी के सामने तो अचानक एक कुत्ता आ गया था। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह घायल हो गया, इसलिए मैं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई। शायद वह अभी भी वहीं होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अस्पताल में जाकर पूछ सकती हैं। मैं तो उसे छोड़कर वापस अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में इन लोगों ने नाकाबंदी लगाकर मेरी गाड़ी रोक ली। बिना मेरी बात सुने मुझे जबरदस्ती पकड़ने लगे और अरेस्ट करने की कोशिश करने लगे। बहुत मुश्किल से इन्होंने मुझे दानिश से फोन पर बात करने दी। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे बहनोई शहर के एसपी हैं, तब जाकर इन लोगों को मेरी बात पर भरोसा हुआ। ये सब बताते बताते आयशा की आवाज बार बार रुक रही थी। वह हिचकियां लेते हुए रो रही थी और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बहुत डर गई है। जैद की नजर अचानक उसके सर पर गई। वहां से हल्का हल्का खून बह रहा था। ये देखकर जैद तुरंत घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और बहुत नरमी से आयशा के चेहरे पर लगा खून साफ करने लगा। फिर उसने ध्यान से उसके गाल की तरफ देखा। उसके गाल पर उंगलियों के साफ निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। ये देखकर जैद के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तेज आवाज में पूछा, ये किसने किया? किसने हाथ उठाया इस पर? जैद अचानक मुड़कर पुलिस वालों की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज इतनी गुस्से से भरी हुई थी कि वहां खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोलें। जैद ने फिर गुस्से में कहा, मैं पूछ रहा हूं इस पर हाथ किसने उठाया? उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल डरते डरते आगे आई और बोली, सर ये बदतमीजी कर रही थी इसलिए। लेकिन उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि जैद फिर से जोर से चिल्ला पड़ा, तुम लोगों को किसने हक दिया कि किसी पर भी हाथ उठा दो? क्या इसलिए तुम्हें ये वर्दी दी गई है कि तुम आम लोगों के साथ मारपीट करो? जैद की आवाज इतनी गूंजदार थी कि आसपास खड़े सारे पुलिस वाले सहम गए। सब खामोश खड़े थे। फिर जैद ने उसी लेडी कांस्टेबल की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम आज के बाद 1 महीने तक मुझे पुलिस स्टेशन में दिखाई मत देना। अभी से तुम सस्पेंड हो। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने शायद पहली बार जैद को इस तरह गुस्से में देखा था। जैद आमतौर पर शांत रहने वाला इंसान था, लेकिन आज उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस बीच आयशा अब भी उसके बाजू से सटकर खड़ी हुई थी। जैद बार बार उसके सर के जख्म को देख रहा था। फिर उसने नरमी से कहा, रिलैक्स, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। उसने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया जो पुलिस वालों ने नाकाबंदी के दौरान बैठने के लिए रखी थी। जैद धीरे से आयशा को वहां बिठाकर अपनी गाड़ी की तरफ गया। कुछ ही पलों में वह पानी की बोतल लेकर वापस आया और बोला, थोड़ा पानी पी लो। आयशा के हाथ कांप रहे थे। जैद ने खुद उसके हाथ में बोतल दी और उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने लगा। फिर उसने कहा कि रुको, मैं देखता हूँ, शायद गाड़ी में फर्स्ट एड किट हो। तुम्हारे सर की चोट का इलाज पहले करना पड़ेगा। उसकी आवाज में अब गुस्से की जगह चिंता और नरमी थी। वहां खड़े बाकी पुलिस वाले ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर जैद आज इतना अलग व्यवहार कर रहा है। करीब 5 मिनट तक गाड़ी में ढूंढने के बाद आखिरकार जैद को पिछली सीट पर एक छोटी सी फर्स्ट एड किट मिल गई। वह जल्दी से उसे लेकर वापस आया। किट भले ही छोटी थी,
लेकिन आयशा की चोट पर पट्टी करने के लिए काफी थी। जैद उसके सामने घुटनों के पल बैठ गया, बहुत ध्यान से उसके सर के जख्म को देखने लगा। फिर उसने सावधानी से घाव साफ किया और धीरे धीरे बैंडेज बांध दी। उस वक्त उसे अपने कपड़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके कपड़ों पर सड़क की मिट्टी लग गई थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आयशा पर था। वह पूरी तरह उसकी हालत को लेकर परेशान हो चुका था। पट्टी बांधने के बाद भी वह कुछ देर तक उसी तरह उसके सामने घुटने के बल बैठा रहा। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, चलो अब उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम्हारा इस हालत में अकेले जाना ठीक नहीं है। बाकी इस केस को मैं खुद संभाल लूंगा। वह आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक ले गया। वैसे तो आयशा और जैद अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे। आयशा को जैद का ज़्यादा फ्रेंडली होना पसंद नहीं था और वह हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन आज उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, अगर आज जैद वहां नहीं होता तो शायद वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। दोनों गाड़ी में बैठ गए। जैद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि दानिश की कॉल थी। जैद ने तुरंत कॉल रिसीव की, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो खबर मिली उसे सुनकर जैद की सांस जैसे थम गई। उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक जोर से दबा दिए। वह घबराकर बोला, क्या एक्सीडेंट? किस अस्पताल में? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। फोन रखते ही उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ बढ़ गया। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? जैद ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रिलैक्स आयशा, कुछ नहीं हुआ। शहर का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तुम परेशान मत हो। हम अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन आयशा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, शहर को कुछ नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जैद की गाड़ी तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वे दोनों अंदर भागे। अस्पताल के कॉरिडोर में पहले से ही बेचैनी का माहौल था। आयशा की सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। जैद बेचैनी से बार बार इधर उधर टहल रहा था और दानिश दीवार के सहारे खड़ा किसी अनजाने ख्याल में खोया हुआ सामने देख रहा था। असल में कुछ देर पहले ही दानिश और सहर डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट गए थे। जब वे बाहर निकले तो दानिश गाड़ी निकालने पार्किंग की तरफ चला गया। इतने में सहर सड़क की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई। लगता था कि उसका ड्राइवर नशे में था। वह कार सीधे शहर को टक्कर मारती हुई निकल गई और बिना रुके वहां से भाग गई। दानिश की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा किसी टूटे हुए इंसान जैसा लग रहा था। उसके सफेद कुर्ते पर खून के धब्बे लगे थे जो शहर को उठाते समय उसके कपड़ों पर लग गए थे। शहर उस समय ऑपरेशन थिएटर में थी और बाहर खड़े सभी लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। दानिश के कानों में बार बार शहर की वही बात गूंज रही थी जो उसने कुछ समय पहले कही थी, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ दानिश, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। लेकिन अगर कभी इस घर से मेरी मयत निकली तो मेरी कब्र पर शहर दानिश आलम लिखा जाएगा। मेरी रूह इस दुनिया से जाने के बाद भी आपसे जुड़ी रहेगी। ये शब्द अब दानिश के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों से दो आंसू चुपचाप निकलकर गालों पर बह गए। उधर आयशा की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। जैद भी कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आयशा की तरफ देखा जो बुरी तरह टूट चुकी थी। वह उसके पास गया, उसके हाथ पकड़ा और धीरे से उसे पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने उसके सामने पानी का गिलास रखा और बोला, पानी पी लो आयशा, अगर तुम इस तरह टेंशन लोगी तो क्या होगा? तुम्हारी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम बीमार पड़ जाओगी। शाबाश, थोड़ा पानी पी लो। जैद उसे प्यार से समझाते हुए पानी पिलाने लगा। आयशा रोते रोते बोली, वो मेरे लिए हर रिश्ते से बढ़कर है। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, वो मेरी पूरी दुनिया है। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कहते कहते उसकी आवाज़ फिर से रोने में डूब गई। वह हिचकियों के बीच अपने दिल का दर्द जैद को बता रही थी। दानिश बिना पलक झपकाए आयशा को देख रहा था।
वह उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अभी भी बंद था। वहां बैठे हर इंसान की नजर उसी दरवाजे पर टिकी हुई थी। चारों तरफ बेचैनी और खामोशी छाई हुई थी। लगभग 4 घंटे बीत गए। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद हुई और दरवाजे के ऊपर लगी लाइट जल उठी। सब लोग एकदम से सतर्क हो गए। उनकी निगाहें उसी बंद दरवाजे पर टिक गई। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही सब लोग तुरंत खड़े हो गए। आयशा ने भी बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश की। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। जैसे ही वह उठी, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। इससे पहले कि वह गिर जाती, उसका हाथ अपने आप जैद के बाजू तक पहुंच गया। जैद ने तुरंत उसे सहारा दे दिया और वह उसके सहारे खड़ी हो गई। उधर दानिश भी डॉक्टर की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों, वह वहीं खड़ा रह गया। आयशा आगे बढ़ी और घबराई हुई आवाज में बोली, डॉक्टर, सहर कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने एक नज़र सब लोगों पर डाली और शांत लहजे में कहा, घबराइए मत, सर पर बहुत गहरी चोट नहीं आई है। हमने टांके लगा दिए हैं। कुछ और मामूली चोटें भी थी, उनका इलाज भी कर दिया गया है, लेकिन खून काफी बह गया है, इसलिए तुरंत खून का इंतजाम करना होगा। तब तक हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ये कहकर आगे बढ़ गए। उनकी बात सुनते ही आयशा के जैसे जमे हुए शरीर में अचानक जान आ गई। वह तुरंत बोली, मेरा और सहर का ब्लड ग्रुप एक ही है। मैं उसे खून दूंगी। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में बेबसी और जल्दी साफ झलक रही थी। जैद ने उसे चिंता भरी नजरों से देखा और बोला, आयशा, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। इस हालत में तुम खून नहीं दे सकती। तुम्हारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर भी तुमसे खून नहीं लेंगे। जैद की बात सुनते ही आयशा जैसे टूट गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों से ताकत निकल गई हो। वो धीरे धीरे सिर हिलाते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर और बेबसी भर गई थी। वह दर्द भरी आवाज में बोली, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। अगर मैं खून नहीं दे सकती तो मेरी बहन की जान कौन बचाएगा? तभी उस सर्द और शांत कॉरिडोर में एक गंभीर आवाज गूंजी, मैं दूंगा। सबने चौंक कर पीछे देखा। दानिश खड़ा था। आयशा की आंखों में भरोसा और हैरानी एक साथ दिखाई दिए। दानिश धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मैं अपना खून दूंगा। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत हो। वह ये कहते हुए बहुत भावुक लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। आयशा बिल्कुल चुप बैठी रह गई, जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची हो। तभी एक नर्स वहां आई। दानिश ने तुरंत कहा, मैं अपनी वाइफ को खून दूंगा। नर्स ने सिर हिलाया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। फिर वह दानिश को लेकर कॉरिडोर में आगे बढ़ गई। 1 घंटा और बीत गया। उस समय सब लोग अस्पताल के विजिटिंग रूम में बैठे थे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। सब बस इंतजार कर रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दानिश अंदर आया। उसे देखते ही आयशा तुरंत कुर्सी से उठी और दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। उसने घबराकर पूछा, सहर ठीक है ना दानिश? दानिश ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। वो अभी होश में नहीं आई है। मैं खून देकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद हम उसे देख सकते हैं। उसके लहजे में डर साफ महसूस हो रहा था। जैद ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे लगा जैसे किसी छोटे बच्चे के मन में डर बैठ गया हो। आयशा ये सुनकर फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद दानिश ने थके हुए लहजे में कहा, आयशा, तुम घर चली जाओ, रात बहुत हो गई है। आयशा ने सर उठाकर उसे देखा और धीरे से सर हिला दिया। मैं शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह रोते हुए बोली। दानिश उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और समझाते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम ऐसे ही बैठी रही तो और खराब हो जाएगी। घर जाओ, थोड़ा आराम करो, सुबह वापस आ जाना। जैद, इसे घर छोड़कर आओ। अभी मुझ में बहस करने की ताकत नहीं है। उसकी आवाज में दर्द, थकान और बेबसी सब कुछ साफ महसूस हो रहा था।
आयशा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैद ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और बोली, मैं एक बार शहर को देख लूं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद जैद दानिश के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। दानिश जैसे अपनी सोच से बाहर आया। जैद ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? दानिश ने उसकी तरफ देखा और अचानक पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि आयशा बेगुनाह है? सच में उसकी गाड़ी के सामने कुत्ता आया था? इस सवाल पर जैद थोड़ा हैरान हुआ, फिर गंभीर होकर बोला, वह बहुत साफ दिल की लड़की है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वह झूठ नहीं बोल रही थी। आयशा ऐसा नहीं कर सकती और पता नहीं क्यों। वो लड़की मुझे बहुत अपनी सी लगती है। जब वह गुस्सा करती है तब भी दिल के बहुत करीब लगती है। दानिश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बोला, बस यही मोहब्बत होती है। जैद जैद ने उसे हैरानी से देखा, जैसे उसे अभी अभी अपनी ही बात का मतलब समझ आया हो। तभी दरवाजा खुला और आयशा वापस कमरे में आ गई। उसे देखते ही जैद खड़ा हो गया। आयशा ने दानिश की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। मेरी बहन को तकलीफ देने वालों से हिसाब बराबर करना आपका फर्ज है। ये कहकर वह बाहर चली गई। जैद भी उसके पीछे बाहर आ गया, क्योंकि वह उसे घर छोड़ना चाहता था। रात के लगभग 3 बज चुके थे और वह इस हालत में आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उनके जाने के बाद दानिश भी उठकर उस प्राइवेट कमरे की तरफ चला गया जहां सहर भरती थी। कुछ देर बाद जैद की गाड़ी कुरेशिया हाउस के बाहर आकर रुकी। आयशा पूरे रास्ते चुप बैठी रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वह थोड़ा संभली। तभी जैद की आवाज आई, अपना मोबाइल दो। आयशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जैद ने फिर कहा, मोबाइल दो। उसने चुपचाप अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैद बोला, लॉक खोलो। आयशा ने मोबाइल अनलॉक कर दिया। जैद ने उससे कुछ दबाया और फिर मोबाइल वापस उसके हाथ में दे दिया। वो बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दिया है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना और सुबह अकेली अस्पताल मत जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अगर हो सके तो अभी अपने पापा और बहन को कुछ मत बताना, वो लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी भी मैं भिजवा दूंगा। आयशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह बोली, थोड़ी सी मदद क्या कर दी? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मुझ पर हक हो। तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाली? उसका गुस्सा देखकर जैद के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह मजाकिया अंदाज में बोला, मैं सोच रहा था कि तुम अभी तक मुझसे इस लहजे में क्यों नहीं बोली। लगा कहीं तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। अब सुकून आ गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर आयशा और गुस्सा हो गई। वह कुछ बोले बिना गाड़ी से उतरी और जोर से दरवाजा बंद करती हुई घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही जैद की हंसी गाड़ी में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही पल बाद वह फिर गंभीर हो गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह जैद फिर अस्पताल पहुंचा ताकि शहर की हालत का पता कर सके। वह कॉरिडोर से गुजरते हुए उस प्राइवेट कमरे के पास पहुंचा जहां शहर भरती थी। कमरे के बाहर कुर्सी पर आयशा बैठी हुई थी। आज शहर की हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी और आज आयशा ने उसे खून भी दिया था। जैद उसके सामने आकर रुका। आयशा अपना हाथ सीधा करके बैठी थी ताकि खून के देने के बाद खून का बहाव ठीक रहे। जैद कुछ सोचते हुए वहां से पलटा और 5 मिनट बाद वापस आया। उसके हाथ में जूस का गिलास था। वह मुस्कुराते हुए बोला, लो जूस पी लो, इससे अच्छा लगेगा। अभी तुमने खून दिया है इसलिए कमजोरी लग रही होगी। आयशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और चुपचाप उसके हाथ से जूस ले लिया। जैद उसके पास थोड़ी दूरी पर बैठ गया और बोला, मैंने कहा भी था कि अभी खून मत देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। आयशा ने हल्के गुस्से में कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? जैद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोला, मेरी प्रॉब्लम तो तुम हो आयशा। आयशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैद ने अभी क्या कहा है।
उसने तुरंत मुंह फेर लिया और नाराज लहजे में बोली, तुम हर वक्त कुछ भी बोलते रहते हो, बेकार की बातें करना तुम्हारी आदत है। वो उसकी बात को अनदेखा करके खत्म करना चाहती थी, लेकिन जैद ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा गंभीर थी। उसने कहा कि मुझे पता है कि अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ शहर पर है। अभी बात करने का सही समय नहीं है, लेकिन जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी असली प्रॉब्लम क्या है और तुम मेरी प्रॉब्लम क्यों हो। उसकी यह बात बहुत गंभीर थी। कुछ पल के लिए आयशा का दिल जैसे रुक सा गया। उसके भीतर अजीब सा एहसास उठा, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और चुप रह गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जैद ने कहा, अगर तुम घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही आयशा को गुस्सा आ गया। वह तेज आवाज में बोली, तुम्हें क्या परेशानी है? अगर मैं यहाँ बैठी तुम्हें बुरी लग रही हूं तो तुम ही यहाँ से चले जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे अपनी बहन के पास यहीं रुकना है। जैद का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने धीमे लहजे में कहा, मुझे सच में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से गुजरने वाला हर आदमी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी तुम्हें देख रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बात कहते कहते आखिर उसके दिल की असली बात जुबान पर आ ही गई। आयशा ने हैरानी से उसे देखा, फिर थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, जो देख रहा है उसे देखने दो। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अब जैद के अंदर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मुझे जलन नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी आदमी तुम्हें इस तरह देखे। इस बार उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि आसपास बैठे लोग भी पल भर को उसकी तरफ देखने लगे। आयशा ने गुस्से में जूस का गिलास कुर्सी पर पटक दिया और खड़ी हो गई। वो बोली, तुम्हें सच में अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। जल्द ही तुम पागल हो जाओगे। इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से निकल गई और अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चली गई। जैद वहीं खड़ा रह गया। उसके दांत भींचे हुए थे। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैं तो पहले ही पागल हो चुका हूं आयशा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल बना दिया है। वह जानता था कि वह उसे कितना चाहने लगा है। प्यार इंसान को कमजोर भी बना देता है और बेचैन भी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अस्पताल की राहदारी से गुजरने वाला हर आदमी आयशा को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि जो भी आंख उसे देखने की हिम्मत करे वो उसे रोक दे। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ हफ्ते बाद शहर की तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। एक नया दिन शहर पर उतर आया था। दोपहर का वक्त था। आयशा अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और नाम देखकर चौंक गई। ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? वो धीरे से बुदबुदाई और कॉल रिसीव कर ली। क्यों फोन किया है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से जैद की हंसती हुई आवाज आई, क्या बात है? आपको बातचीत करने के बेसिक तरीके भी नहीं पता? पहले सलाम दुआ भी की जाती है मिस आयशा। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मुझसे बात ही मत किया करो। जैद हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि आयशा का लहजा हमेशा ऐसा ही रहेगा। वह बोला, ठीक है, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अभी एक काम कर सकती हो, मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, बस कुछ मिनटों के लिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा ने आंखें संगोड़ ली। उसे लगा जैसे जैद फिर कोई नई चाल चल रहा है। वो बोली, तुम्हें मैं इतना फ्री लगती हूँ? जैद ने गहरी सांस ली। उसका मन हुआ अपना सर पीट ले। तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हो? जब देखो लड़ने को तैयार हो जाती हो। मैंने कहा ना कि जरूरी बात करनी है, और तुमने ही तो कहा था कि मैं अजनबी हूँ। तो बस उसी अजनबीपन को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आयशा के सर में पहले से दर्द था और जैद की बातें सुनकर उसका दिमाग और भी घूमने लगा। कुछ पल बाद उसने थक कर कहा, ठीक है, इतना मत बोलो, मैं आ रही हूँ, लेकिन जगह मेरी पसंद की होगी। जैद के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, मुझे मंजूर है। उसने कॉल कट कर दी। उधर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि सामने से दानिश अंदर आ रहा था। उसने जैद को सर से पांव तक देखा और पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है? जैद उसके पास आया और धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, तेरी साली को प्रपोज करने जा रहा हूं।
दानिश के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, साली कम बहन ज्यादा है मेरी, उसे कभी तकलीफ देने के बारे में सोचना भी मत। और अभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। जैद हंसते हुए बोला, आज मेरी जगह 2 घंटे काम कर लेना। बड़ी मुश्किल से तेरी साली एक मुलाकात के लिए तैयार हुई है। दानिश ने उसे घूरा। जैद बच्चों की तरह उसे मनाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में आकर रुकी। आयशा भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची और गाड़ी पार्क करके अंदर चली गई। जैद ने उसे अंदर जाते देख लिया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि आयशा का रिएक्शन शायद अच्छा नहीं होगा। हो सकता है वो उस पर गुस्सा भी हो जाए, लेकिन वह ये रिस्क लेना चाहता था। आखिर उसे उससे मोहब्बत हो चुकी थी। वो भी मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गया। आयशा अंदर आकर चारों तरफ नजरें घुमाकर जैद को ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी कि उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। रेस्टोरेंट के बीचों बीच फराज घुटनों के बल बैठा था और हुमेरा को प्रपोज कर रहा था। ये दृश्य देखते ही आयशा का दिल जैसे टूट गया। उसके पुराने सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। उसे अपना वो दिन याद आ गया जब वह दुल्हन के कपड़ों में खड़ी रह गई थी और फराज ने उसे धोखा दे दिया था। जैद भी उसी वक्त रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और आयशा के पीछे खड़ा होकर सब देख चुका था। आयशा को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सर का दर्द और तेज हो गया। उसे लगा कि वह अभी गिर जाएगी। फराज ने भी उसे देख लिया था। वह जल्दी से उसकी तरफ आया और बोला, आयशा मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आयशा का शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। जमीन पर गिरने से पहले ही जैद ने उसे पकड़ लिया। आयशा आंखें खोलो प्लीज। वह घबरा गया था, लेकिन आयशा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर जैद की बाहों में ढीला पड़ गया था और वह खुद से पूछ रहा था कि क्या सच में आयशा को फराज से कभी मोहब्बत नहीं थी? अगर नहीं थी तो उसे देखकर उसका दिल इस तरह क्यों टूट गया? जैद ने आयशा को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और एक पल के लिए फराज की तरफ देखा। फराज का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जैद की आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बार उसकी जिंदगी में वही इंसान आकर सब कुछ खराब कर देता है। जब भी जैद सोचता कि वह आयशा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, तभी फराज बीच में आ जाता और सब कुछ बिगड़ जाता। जैद चाहता था कि वह आयशा की मुस्कान की वजह बने, लेकिन फराज हर बार उसकी मुस्कान छीनने की वजह बन जाता था। जैद ने गुस्से से फराज की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा कि आयशा से दूर रहो। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उसके आसपास भी देखा तो तुम अगली सांस लेने के लायक भी नहीं रहोगे। ये कहकर वह आयशा को लेकर वहां से निकल गया। पीछे फराज गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से पास की टेबल पर हाथ मारा। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। कुछ समय पहले उसने अपनी एक क्लास फेलो से आयशा के बारे में पूछा था, क्योंकि आयशा ने शायद उसे ब्लॉक कर दिया था और उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, इसलिए उसे किसी और की मदद लेनी पड़ी। उसे पता चला कि आयशा थोड़ी देर में इसी रेस्टोरेंट में आने वाली है। वो सोचकर आया था कि आज वह आयशा को फिर से एक रोमांटिक तरीके से प्रपोज करेगा, लेकिन वह हुमेरा के साथ यहाँ आया था। उसका इरादा था कि पहले वह एक बार कोशिश करके देखे कि वह आयशा को किस तरह प्रपोज करेगा, मगर वही दृश्य आयशा ने देख लिया और उसे देखकर वह बेहोश हो गई। फराज के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। हुमेरा भी उसके पास खड़ी थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे प्रपोज कर ही चुके हो फराज, अब आयशा को भूल जाओ। वह तुम्हारे काबिल नहीं है। हम दोनों निगाह कर लेते हैं। फराज ने उसे गुस्से से घूरा और झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और तेज आवाज में बोला कि शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ। आयशा किसके काबिल है और किसके नहीं, ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? मेरी पत्नी सिर्फ आयशा ही बनेगी, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। इतना कहकर वह गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गाड़ी के बोनेट पर पूरी ताकत से मुक्का मारा और दांत भींचकर बोला, तुम पुलिस वाले हो तो क्या हुआ? तुम मुझसे मेरी आयशा को छीन नहीं सकते, वो सिर्फ मेरी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रहे थे।
वो खुद से बुदबुदाया कि काश आयशा उस दिन तुम मेरी माँ से माफ़ी मांग लेती तो सब ठीक हो जाता। तुम्हारा यही घमंड मुझे कभी पसंद नहीं आया। असल में आदमी का अहंकार बहुत कुछ तबाह कर देता है और फराज आज भी उसी घमंड में जी रहा था। उसे आज भी लगता था कि उसने जो किया वो सही था, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसकी वजह से आयशा को पूरे समाज के सामने कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र थी और उसकी आन अभी भी सबसे ऊपर थी। दूसरी तरफ जैद आयशा को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया। आयशा अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी थी और पास ही डॉक्टर खड़ी थी। जैद चिंतित नजरों से उसे देख रहा था। आज आयशा पहले से ज्यादा कमजोर और थकी हुई थी। डॉक्टर उसके हाथ में ड्रिप लगा रही थी और फिर जैद की तरफ मुड़ी और बोली कि इन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, ये डिप्रेशन में है, इन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। ये सुनते ही जैद का दिल जैसे रुक गया। उसने उलझन भरी आवाज में पूछा कि लेकिन डिप्रेशन किस वजह से? डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, आपने जो मुझे इनकी हिस्ट्री बताई है उसके हिसाब से समझना मुश्किल नहीं है। माँ की मौत के बाद बड़ी बहन होने के नाते इन्हें अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ये खुद ही उनके लिए माँ बन गई। फिर उनकी निगाह टूट गई और इनके सपने अधूरे रह गए। हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, शायद ये भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों ने इनके सारे सपने खत्म कर दिए। ऐसी लड़कियां बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अकेलापन, स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं। इसलिए ये अक्सर लोगों से बात करते समय गुस्सा करने लगती हैं और इनका रवैया थोड़ा कड़वा हो जाता है। ये सुनकर जैद को याद आया कि आयशा अक्सर गुस्से में बात करती थी। डॉक्टर ने आगे कहा कि असल में इन्हें प्यार और सहारे की ज़रूरत है। यह हर किसी से प्यार करती है, लेकिन शायद बदले में वैसा प्यार इन्हें नहीं मिलता। जैसे एक पेड़ सबको छांव और फल देता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता उस पेड़ की जड़ें अंदर से कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं। ये सुनकर जैद की आंखों से आंसू निकल आए। डॉक्टर ने आखिर में कहा कि अगर हो सके तो इन्हें कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर भेज दीजिए ताकि इन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। अभी तो ये सिर्फ बेहोश हुई हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चली गई और जैद वहीं स्टूल पर बैठा सोचता रह गया। उसे आज एहसास हुआ कि आयशा के अंदर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। उसे रेस्टोरेंट का वह दृश्य याद आ गया। उसके मन में सवाल उठा कि क्या आयशा आज भी फराज से प्यार करती है? हो सकता है करती हो, क्योंकि वह उसी से निकाह करने वाली थी। लेकिन ये सोचकर जैद का दिल टूटने लगा। फिर भी उसने एक फैसला कर लिया था। वह आयशा को खुश देखना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे खुद ही सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। कई घंटे बीत गए और आखिर सुबह के करीब आयशा को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में है। उसने अपने बाईं तरफ देखा, वहां जैद स्टूल पर सिर झुकाए बैठा था। आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, जैद। जैद तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और पूछा कि आयशा तुम ठीक हो? आयशा ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे से पूछा, मुझे क्या हुआ था? जैद ने कहा कि तुम रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई थी। तभी आयशा को सब याद आ गया। वो अचानक उठकर बैठ गई और अपने हाथ की तरफ देखा जहां ड्रिप लगी हुई थी। फिर उसने जल्दी से पूछा कि तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ हूँ? जैद ने सिर हिलाकर ना कह दिया। आयशा ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा किया, किसी को मत बताना कि मैं बेहोश हुई थी। ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहे। जैद ने उसकी हालत देखकर हाँ कर दी। आयशा ड्रिप हटाने लगी तो जैद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस थोड़ी देर में ड्रिप खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आयशा शांत होकर बैठ गई। कुछ पल बाद जैद ने हिम्मत करके कहा कि आयशा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? आयशा ने सिर हिलाया। जैद ने धीरे से कहा कि जब तुमने रेस्टोरेंट में फराज को दूसरी लड़की के साथ देखा और बेहोश हो गई, तो क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? अगर करती हो तो उसे माफ कर दो, अतीत को भूल जाओ, उससे निकाह कर लो। ये कहते समय जैद का दिल अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वह आज उसे प्रपोज करने वाला था।
लेकिन अब वही उसे किसी और के साथ खुश रहने की सलाह दे रहा था। उसने लाल आंखों से आयशा की तरफ देखा। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि तुम पागल हो जैद। जिस इंसान ने सबके सामने मेरी बहन के किरदार पर सवाल उठाए, जिसने मुझे दुल्हन बनाकर छोड़ दिया, मैं उससे निगाह कर लूं और उसे माफ कर दूं। फिर उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि और जहां तक प्यार की बात है तो मुझे उससे प्यार नहीं था। हाँ, वो मेरी पसंद जरूर था। हर लड़की निगाह से पहले कुछ सपने देखती है और मैंने भी देखे थे। दुख सिर्फ उन सपनों के टूटने का है। वो आगे बोली कि और उसे माफ करना, उसकी वजह से मेरी बहन को कितना कुछ सहना पड़ा। मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल गई और मैं ऐसे इंसान को माफ कर दूं, तुमने सोचा भी कैसे? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। वह ठंडे लहजे में बोली, एक बात याद रखना मिस्टर जैद, मेरा नाम आयशा आरिफ कुरैशी है और ये आयशा कुरैशी मर सकती है लेकिन धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आवाज पत्थर की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके दिल के अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ था। जैद अब भी खामोशी से आयशा को देख रहा था। उसके दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। कम से कम ये बात तो साफ हो गई थी कि आयशा के दिल में फराज के लिए वैसी कोई एहसास नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद आयशा ने ड्रिप की तरफ देखते हुए पूछा, खैर, तुमने मुझे किसी जरूरी बात के लिए वहां बुलाया था, क्या बात करनी थी? जैद ने तुरंत सिर हिला दिया और बोला, नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी बात कर लेंगे, अभी सही वक्त नहीं है। जैद की बात सुनकर आयशा ने आंखें संगोड़ कर उसे देखा और थोड़ा चिढ़कर बोली, जब बात करनी ही नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों था? उसका लहजा फिर से थोड़ा कड़वा हो गया था। जैद ने बेबसी से उसे देखा और धीरे से बोला, आयशा प्लीज, मैंने कहा ना, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये बात रहने दो। आयशा ने बस कंधे उचकाए और चुप हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। अब वह जैद की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। जैद चुपचाप और गंभीरता से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। आयशा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, फिर थोड़ी सख्ती से बोली, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बेहोश हुई थी, वरना तुम्हारी खैर नहीं इंस्पेक्टर जैद। उसके इस हक जताने वाले अंदाज पर जैद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुम कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ से थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया देखो, तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश होगा और तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। तभी गाड़ी कुरैशी हाउस के बाहर आकर रुक गई। आयशा ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोली, सलाह अच्छी है, लेकिन ऐसे सुझाव तब दिया करो जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी कोई सलाह मानूंगी या उस पर सोचूंगी भी। जैद बस सिर हिलाकर रह गया। सच में इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। जैसे ही आयशा गाड़ी से उतरने लगी, जैद ने अचानक आंखें बंद की और एक ही सांस में बोल पड़ा, मैंने तुम्हें आज अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया था। आयशा, मुझे नहीं पता कब, कैसे और क्यों मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन ये बहुत गहराई से हो चुका है। मैं तुमसे निगाह करना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी बिगड़ती तबीयत देखकर मैं चुप हो गया था। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में भी नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो मुझे मंजूर है, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा। आयशा उसे फटी फटी आंखों से देखती रह गई, जैसे एकदम से सन रह गई हो। कुछ पल तक दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई रही। जैद ने उसे देखा तो जैसे वह होश में आई और बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। फिर खिड़की की तरफ झुककर बोली, कल सुबह मेरी गाड़ी मेरे घर पर नजर आनी चाहिए। उसका लहजा बिल्कुल सामान्य था। जैद का दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर आयशा ने आगे कहा, और अगर ऐसी बातें करनी हो तो अगली बार मेरे पापा के पास आकर करना, मुझसे नहीं। इतना कहकर वह बिना रुके अंदर की तरफ चली गई। जैद वहीं खड़ा उसे देखता रहा जब तक वह घर के अंदर जाकर नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये दरअसल उसकी हामी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन वह रिश्ता लेकर आरिफ कुरैशी के सामने मौजूद था।
आरिफ कुरैशी को जैद में कोई कमी नजर नहीं आई और उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। आयशा ने भी अपने पिता के सामने चुपचाप हामी भर दी। जैद को तभी समझ आ गया था कि आयशा के दिल में उसके लिए जगह है। शायद उसे उसी दिन उससे प्यार हो गया था जब वह उसे बचाने आया था, मगर आयशा अपने जज्बात मानने से डरती थी। अब पिता की रजामंदी के बाद वह शांत हो गई थी। उसने जो फैसला किया था उसे वही बेहतर लगा, मगर किस्मत उसे उससे भी बेहतर देने वाली थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब आयशा दुल्हन बनकर बैठी थी और उसके पास जैद बैठा था। निकाह बहुत सादगी से रखा गया था क्योंकि जैद खुद यही चाहता था कि मौलवी साहब सामने बैठे थे और निकाह की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक फराज गुस्से में कुरैशी हाउस के अंदर आ गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती आयशा। मैं तुम्हें इतने सालों से चाहता हूँ और आज तुम किसी और से निगाह कर रही हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। जैद के चेहरे पर दबा हुआ गुस्सा उभर आया। दानिश और सहर भी घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। इससे पहले कि जैद कुछ करता, आयशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई फराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। फराज बस उसे ही देख रहा था। तभी अचानक पूरे लॉन्च में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। सब लोग हैरान रह गए। आयशा का हाथ उठा था और फराज के चेहरे पर गहरा थप्पड़ का निशान पड़ चुका था। फराज सदमे में उसे देख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? आयशा की आंखों में आज आग थी। वो गुस्से से बोली, काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें उसी दिन मारा होता जिस दिन तुमने सबके सामने इसी घर में खड़े होकर मेरे पिता और मुझे बेइज्जत किया था। और क्या कह रहे थे तुम कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? ये तुम्हारा वहम है फराज। मैं कभी तुम्हारी थी ही नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए एक वक्त पर थोड़ा सा अट्रैक्शन जरूर था, एक दिल की हल्की सी लगन, मगर वह मोहब्बत नहीं थी। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मोहब्बत तो मुझे इस शख्स से हुई है। उसने हाथ में जैद की तरफ इशारा किया। जैद हैरानी से उसे देखता रह गया। आयशा आगे बोली, इस इंसान को देखो, जानते हो ये कौन है? ये वही है जो हर बार मुसीबत में मुझे बचाने आया। इसने हमेशा मुझे इज्जत दी, मुझे सुरक्षित महसूस करवाया। इसे पता है औरत की इज्जत कैसे की जाती है। ये तुम्हारी तरह लोगों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं करता। इससे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे गलत नज़र से देखे। और तुमने इसी जगह खड़े होकर पूरे परिवार के सामने मेरी तौहीन की थी। अब किस हक से मुझे रोकने आए हो? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह बोली, मेरी जिंदगी में प्यार हो या ना हो, इज्जत बहुत जरूरी है। ये इंसान मेरी इज्जत करता है। अगर ये कह देता कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, तब भी मैं इसे ही चुनती, क्योंकि मेरे लिए इज्जत सबसे ऊपर है। अब निकल जाओ मेरे घर से। अगर आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसके शब्द इतने सख्त थे कि फराज के पास कोई जवाब नहीं बचा। आयशा फिर पलटी और बोली, मौलवी साहब, निगाह शुरू कीजिए। हमारा निगाह अभी होगा। इसके आत्मविश्वास भरे लहजे में जैद के दिल में अजीब सा सुकून भर आया। कुछ ही देर में मौलवी साहब ने निगाह पढ़वाया और आयशा ने सबके सामने जैद को अपना शोहर कबूल कर लिया। फराज ये सब देखता रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आखिरकार वह अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहां से चला गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। आयशा हमेशा के लिए उसकी नहीं रही थी। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा बचा था। थोड़ी देर बाद रुखसती का वक्त आ गया। आयशा आज अपने पिता के घर से विदा हो रही थी, लेकिन पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। उसका हाथ जैद के मजबूत हाथ में था। तभी रुखसती से पहले दानिश ने सबको आवाज दी और कहा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दानिश ने कहा, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसी वक्त समीर लॉन्च में दाखिल हुआ। समीर को देखते ही महक का दिल जैसे एक पल के लिए सुंगड़ गया। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए। उसने हैरानी और हल्के गुस्से के साथ दानिश की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, दानिश भाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? दानिश खामोश खड़ा रहा, जैसे वो चाहता हो कि समीर खुद सारी बात बताए। तभी समीर आगे बढ़ा और महक के सामने आकर खड़ा हो गया।
उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और नम आंखों से बोला, महक प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी मजबूरी थी। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो आगे बोला, हुमेरा और फराज की खाला ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था और वह उसकी जान लेने की धमकी दे रही थी। उसने मुझे साफ कह दिया था कि अगर मैंने किसी भी तरह आयशा आपी को निगाह रुकवाने में मदद नहीं की तो वो मेरी बहन को मार देगी। तुम जानती हो महक, इस दुनिया में मेरी उस छोटी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है। वो बहुत छोटी है, ना समझ है, उसे दुनिया की बुराइयों का कोई अंदाजा नहीं। मैं अपनी बहन को खोने का खतरा नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैं मजबूर था। मैंने उनकी बातों में आकर आयशा अप्पी का निगाह तो रुकवा दिया था, लेकिन दानिश को मेरे ऊपर शक हो गया था और उसने सच्चाई जानने के लिए अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। दानिश के आदमी मेरे पीछे हैं, इस बात का पता हुमेरा और उसकी फूफी को लग गया था और उन्होंने शहर का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि दानिश का ध्यान मेरे ऊपर से हट जाए। और उसने पूरी सच्चाई बताई और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। महक कुछ पल तक चुप खड़ी रही, उसे देखती रही। फिर उसने बेबसी से अपने पापा की तरफ देखा। आरिफ साहब ने हल्के में सर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि अब सब सच सामने आ गया है तो दिल बड़ा करके माफ कर दो। महक ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पहुंचे। फिर उसने समीर की तरफ देखते हुए कहा, हम दोस्त थे समीर, अगर तुम मुझे एक बार सच बता देते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त मानती थी और दोस्ती में माफी भी होती है। उसके शब्दों में हल्की सी नरमी थी। समीर ने राहत की सांस ली। फिर वह आरिफ साहब के सामने जाकर खड़ा हो गया और सम्मान से बोला, अंकल, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से महक को बहुत अपमान सहना पड़ा। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं महक को उसकी पूरी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दे तो। ये कहते हुए उसने झिझकते हुए महक की तरफ देखा। महक भी चौकन्नी नजरों से उसे देख रही थी। आरिफ साहब ने एक नजर दानिश की तरफ डाली। दानिश मुस्कुरा रहा था और उसने सिर हिलाकर जैसे हामी भर दी। ये देखकर आरिफ साहब ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और बोले, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, कुछ कमाने लायक बनो, अपना भविष्य बनाओ और खुद को अच्छी तरह से सेटल करो। तब तक महक की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम दोनों चाहोगे तो मैं तुम्हारी निगाह करवा दूंगा। ये सुनकर समीर के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर महक की तरफ देखा। महक ने झट से नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। सच तो ये था कि महक भी दिल ही दिल में समीर को पसंद करती थी। शायद इसी वजह से उसने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया था। आखिर खुदा भी अपने बंदों को हमेशा बेहतर से नवाजता है। इसीलिए कहा जाता है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती, और अगर वह किसी से इज्जत लेना चाहे तो कोई उसे बचा भी नहीं सकता। इंसान की जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। खुदा हमें सिर्फ अच्छा ही नहीं देता बल्कि कई बार हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा बेहतर दे देता है। इसलिए हर हाल में इंसान को अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा रहम करने वाला और सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी भावनाओं से भरी हुई दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए इसी तरह नई नई और खूबसूरत कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।